जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, हमारी मंथली करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलती है, आप लोगों को मालूम होगा ही। ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर 2022 से ही संचालित होती आ रही है। आज के इस क्लास में मई 2025 से संबंधित जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण खबर हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसको यहाँ पर आज आप देखने वाले हैं। और विशेष रूप से आपको बता दूं, ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं, चाहे एग्जाम की बात करें 71वीं बीपीएससी टीआरई, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल आदि कोई भी एग्जाम जो आगामी आयोजित होने वाली है, सभी एग्जाम में आपको भरपूर हेल्प करेगा। देखिए, इस वीडियो में हमने चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह लिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रखती है। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर इस सीरीज की हम बात करें तो इसका जो, अगर हम 2025 की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने का ऑलरेडी हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये क्लासेस के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलता है। पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग वाला। हालांकि जो लोग डाउनलोड किए हुए हैं, इस वाले कोर्स में आप लोगों को मालूम है कि पीडीएफ आदि, टेस्ट सीरीज आदि, करंट अफेयर से जो संबंधित होते हैं वो आपको मिलता है। तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के जरिए ये तमाम चीज़ों का आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। इसी कोर्स में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बात करें मंथली करंट अफेयर्स की, तो 2 पीडीएफ मंथली करंट अफेयर्स का आप सबों को मिलता है। एक तो बिहार स्पेशल वाला होता है और दूसरा जो होता है बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तीनों घटनाओं का जो संग्रह होता है वो पीडीएफ मिलता है। बिहार स्पेशल वाले इस पीडीएफ की बात करें तो ये रीडिंग पर्पज से दिया जाता है, इसको प्रिंट आप लोगों को नहीं करना है। अच्छा, इस कोर्स को लेते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कूपन कोड आप लोग अप्लाई करेंगे। एक्चुअल फी तो 365 है, यानी कि ₹1 पर डे के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर फायदा यह है कि इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको तकरीबन 15-16% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अच्छा, खास बात यहाँ पर यह है कि जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे उससे पिछला जितना भी मतलब एप्लीकेशन पे मटेरियल है वो सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। यानी कि आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आगामी 1 साल, यानी जितने दिनों का आपका प्लान होगा तब तक ये वैलिड रहेगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। पूरे क्लास को ध्यानपूर्वक, पूरी एकदम से धैर्यवान होकर देखना है आपको, ठीक है? ये चीज ध्यान रखिएगा। और जितने भी प्रश्नों को लेकर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित जो रिलेटेड पॉइंट होंगे, जो पॉसिबिलिटी जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की, उसका भी विस्तृत एकदम चर्चा हम करेंगे। मैं आपसे वादे के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस तरह का जो संग्रह है करंट अफेयर्स का, बिहार को स्पेशली लेकर, बिहार के एग्जाम को लेकर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। कहीं भी आप ढूंढ लीजिए, ऐसा संग्रह आपको नहीं मिलेगा। जो लोग हमें रेगुलर फॉलो करते हैं उन लोगों को जरूर मालूम होगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। बताएं कि यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है। ध्यान दीजिए, बिहार के इतिहास में, या फिर यूं कहें कि पहली बार बिहार ने इस प्रतियोगिता की मेजबानी किया। एक बड़ी प्रतियोगिता है और ऐसे में प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण है, अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। एक्चुअली इसको लेकर हम डिटेल में चर्चा पुनः से करने वाले हैं। और आपको यह ध्यान रखना है कि डेली करंट अफेयर्स की जो हमारी क्लास चलती है, ये सभी प्रश्न जो अभी आप देखेंगे वहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझिए। आप लोगों का पढ़ा हुआ पहले से है, यहाँ पर आपको एक प्रकार से रिविजन भी हो जाएगा। अच्छा, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो इस क्लास को एकदम पूरा देखिएगा, निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिहार की मेजबानी में पहली बार 4 से 15 मई 2025 तक 5 जिलों जिनमें कि पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय तथा भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किया गया। ये बिहार की मेजबानी में आयोजित हुआ, 5 जगहों पर आयोजित हुआ, पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर। हालांकि यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान आपको रखना है कि 3 खेल प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इन 3 खेल प्रतियोगिता की बात करें तो इसमें खास करके शूटिंग हो गया और ट्रैक साइकिलिंग और जिम्नास्टिक, ये 3 प्रतियोगिता खास करके बिहार में शायद ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से ये 3 जो खेल प्रतियोगिता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और ये इस प्रतियोगिता का 7वां संस्करण था, जिसका उद्घाटन 4 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन यानी कि वर्चुअली किया गया था। और प्रतियोगिता का लोगो की बात करें, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली लोगो नहीं बल्कि थीम जो सॉन्ग है, ये खेल के रंग बिहार के संग, ये ध्यान रखिए। शुभंकर की बात करें तो गज सिंह, जो एक्चुअली आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, ये थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग, जो कि गज सिंह इसका शुभंकर है। एक्चुअली यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है, जो कि विशेष रूप से पाल वंश से
ये प्रेरित है। ये चीज़ें स्पेशली आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी। यहाँ पर सुर्खियाँ नहीं कि न्यूज़पेपर आदि में, खास करके इंटरनेट मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये खास करके वायरल हुआ था इस खेल को लेकर, क्योंकि बिहार को लेकर ये एक बड़ी प्रतियोगिता है, मेजबानी का अधिकार मिला था, ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, यह शुभंकर नालंदा और बोध गया कि पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया, यानी कि वहीं से प्रेरित है, जो विशेष रूप से ये पाल वंश के दौरान मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा जाता था। तो कहीं ना कहीं ये उसी से प्रेरित है, जो कि गज सिंह, एक्चुअली यहाँ पर गज यानी कि हाथी, सिंह मतलब शेर, तो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का एक प्रकार से ये प्रतीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा ये देश की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया था। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत बेसिक सा कि वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में एकदम से हमने देखा इस प्रश्न को लेकर। आइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर डिटेल में हम चीजों को देखते हैं। हालांकि इसको लेकर एक वीडियो भी हमने स्पेशली आपको दिया है, आप टॉपिक स्टडी के अंतर्गत या फिर एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। वहीं पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा, वहां से इसको आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, आपको यूट्यूब पर भी ये वीडियो मिल जाएगा, टेलीग्राम पर इसका PDF हमने शेयर किया था, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये 5 जिला, खास करके पटना, नालंदा, गया, बेगूसराय और भागलपुर में आयोजित हुआ। और 3 खेल जो कि आपको अभी हम बतला रहे थे, शूटिंग, जिम्नास्टिक और इसके अतिरिक्त ट्रैक साइकिलिंग, ये दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का 7वां संस्करण उद्घाटन 4 मई 2025 को नरेंद्र मोदी द्वारा। थीम सॉन्ग की बात करें तो खेल के रंग बिहार के संग, शुभंकर की बात करें तो गज सिंह। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये तो खास करके शुभंकर है, लेकिन एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ये इसका खास करके लोगो निर्धारित किया गया था, तैयार किया गया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अशोक स्तंभ, भगवान बुद्ध और पीछे बोधि वृक्ष और भी कई सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस पर भी जरूर ध्यान केंद्रित कीजिए, कई बार लोगों से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, ये खास करके जो शुभंकर, इसको लेकर अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में बिहार का क्या स्कोर रहा पदक तालिका में, मतलब बिहार कौन से स्थान पर रहा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रतियोगिता में अगर हम देखें तो बिहार 36 पदक जीता। शॉर्ट में ध्यान रखिए, 3 दर्जन पदक बिहार जीता, जिसमें कि 7 स्वर्ण पदक है, 11 रजत और 18 कांस्य पदक है। तो इन 36 पदकों के साथ अगर पदक तालिका में हम देखें तो यहाँ पर 15वें स्थान पर अपना बिहार रहा, और ये आई थिंक अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, खास करके बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो। अच्छा, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा 158 पदकों के साथ, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। तो ये चीज़ें खास करके शीर्ष को लेकर जरूर ध्यान रखें, कम से कम ये वाला तो इंपॉर्टेंट है कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब आइए, बिहार को जो 36 पदक मिला, जिनमें कि 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य, तो इन 36 पदकों में से किस किस खेल में बिहार को कौन कौन सा पदक मिला है, वो कंप्लीट सूची यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। अच्छा, विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिएगा, रग्बी में बिहार को 2 स्वर्ण मिला, एथलेटिक्स में 2 मिला, और थांगटा, एक्चुअली मणिपुर का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है थांगटा, इसमें भी बिहार को 2 स्वर्ण पदक मिला। और एक और है सेपक टकरा खेल, जो कि वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण होता है, तो यहाँ पर भी बिहार को 1 स्वर्ण मिला। तो कुल मिला के 7 हो गए, और इसके अतिरिक्त कांस्य और खास करके यहाँ पर रजत को लेकर चर्चाएं की गई, लिखी गई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर बाकायदा कई सारे प्रश्न हमने आपको करवाए भी थे डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार की, अच्छा एक चीज और जो एक्चुअली इस वीडियो को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट यहाँ से आपको मिलने वाला है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार की हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के नदी डॉल्फिन की संख्या देश भर के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है। ये अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट के आधार पर देश भर के डॉल्फिन का बिहार के डॉल्फिन से अगर हम देखें, मतलब आकलन करें, तुलना करें एक्चुअली में, तो ये 35% है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज समझिएगा, ये मई 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मैटर करेगा। मई 2025 की रिपोर्ट के आधार पर ये चीजें हम आपको बतला रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक
डॉल्फिन वाला देश है, जो नवीनतम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर। हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। देखिए रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल डॉल्फिन की जो संख्या है ये 6327 है, जिसमें कि 2220 डॉल्फिन बिहार राज्य में पाए जाते हैं, जो कि देश भर का कुल 35% है। हालांकि उत्तर प्रदेश जो शीर्ष स्थान पर है, यहां से अगर हम तुलना करें तो बिहार में डॉल्फिन की संख्या मात्र इससे 177 कम है। जो ऑफिशियल डेटा है, जो आधिकारिक डेटा है, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट जो डेटा है वो ध्यान आपको रखना है। अच्छा, दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव बोर्ड के तत्वाधान में यह भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट है, जो भी जारी किया गया था, और ये पहला एडिशन है, इसका पहला संस्करण है इस रिपोर्ट का, ये भी ध्यान रखिए। जिसमें कुल 8 राज्यों, जिसमें कि अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब और राजस्थान के 28 नदियों में खासकर ये आकलन किया गया था, या फिर बोल सकते हैं सर्वेक्षण किया गया था। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार में डॉल्फिन को खास करके स्थानीय लोग, खासकर गांव देहात में सॉस कहकर भी संबोधित करते हैं, और हम लोग भी सॉस ही बोलते हैं सीमांचल में। और मूल तो आपको ध्यान रखना कि बिहार में यह गंगा, कोसी, गंडक, महानंदा और खास करके बागमती, कमला बलान आदि नदियों में ये विशेष रूप से पाया जाता है। अच्छा, कोसी की बात करें तो कोसी जो है, इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये चीजें ध्यान रखिए। कई बार हमने कोसी मेची परियोजना को लेकर चर्चा किया है, जो कोसी बेसिन का अतिरिक्त जो जल है कोसी नदी का एक्चुअली में। अच्छा, नदी बेसिन को लेकर जो जानकारी एक्चुअली हमने आपको दिया था, कुछ चीज़ें यहाँ पर आप इस मैप के भी माध्यम से समझ सकते हैं। जो एक्चुअली कोसी मेची परियोजना की बात करें तो कोसी नदी का जो अतिरिक्त जल है वो मेची नदी तक ले जाने की एक प्रकार से खास करके ये एक योजना है। इसको लेकर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, जो अतिरिक्त जल है वो। चलिए आते हैं यहाँ पर अब हम अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चूंकि डॉल्फिन की बात हो रही है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर हम देखते हैं। हालांकि ये चीज़ें कई बार डिस्कस हुई है, लेकिन यहाँ पर एक नया अपडेट है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, वो देखिएगा। देखिए, गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरअसल बिहार सरकार की ही मांग पे, या फिर यूं कहें कि नीतीश सरकार की मांग पर मनमोहन सिंह सरकार ने, जो 14वें प्रधानमंत्री भारत के रहे, 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ बिहार में कहाँ ये डॉल्फिन पाई जाती है, ये चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा है। अच्छा, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार जो है 1990 से ही डॉल्फिन का संरक्षण कर रहा है, इसलिए हमने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा था कि डॉल्फिन के संरक्षण में बिहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यहां पर इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन को बचाने के उद्देश्य भारत व एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्थापित किया गया, और नीतीश कुमार द्वारा पिछले साल 4 मार्च 2024 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखिए, और ये हालांकि हमने विस्तृत तौर पर आपको बतलाया भी था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पिछले साल 2024 में जो महत्वपूर्ण उद्घाटन है बिहार की अगर हम बात करें तो ये 3 को विशेष रूप से ध्यान रखिए, बापू टावर, बापू परीक्षा परिसर और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। कब हुआ, किनके द्वारा हुआ और ये कहाँ पर बना है? जैसे कि बापू टावर ये गर्दनी बाग में है, बापू परीक्षा परिसर कुम्हरार पटना में। यहाँ पर एक चीज़ हमने आपको बतलाया था, इसको समझिएगा। बापू टावर, देखिए टावर जो होता है, ये बापू टावर जो है गर्दनी बाग में, देखिए टावर जो होता है वो ऊंची होती है, और जो गर्दन होता है, अगर सपोज कीजिए मतलब किसी भी जीव के, उदाहरण के लिए ऊंट की गर्दन, वो भी ऊंची होती है। तो यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कई बार ये होता है कि समय के अभाव के कारण एग्जाम हॉल मान लीजिए बैठे हुए हैं और कन्फ्यूजन अगर हो गया तो मतलब थोड़ा सा आंसर अगर गलत हो गया तो समझिए कि वो आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो इसी प्रकार से रिलेट कीजिएगा, टावर ऊंची तो गर्दन भी ऊंची, मतलब इस तरह से आप ध्यान रख के इसका आंसर को मतलब हल कर सकते हैं अच्छी तरीके से। चलिए आते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान का जो अवधि विस्तार है, मतलब इसे विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 25-26 से अब ये कब तक के लिए कर दिया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान, देखिए इसे विस्तारित करते हुए किया गया है 29-30, यानी कि विकल्प नंबर यहां पर हो जाएगा डी, यानी कि करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की अवधि विस्तार वित्तीय वर्ष 25-26 से 29-30 तक कर दिया गया है। और साथ ही ये चीजें अभी खबरों में इसलिए भी आई है कि इसके लिए अभी हाल ही में 245.11 अरब जो रुपये है इसकी स्वीकृति भी दिया गया है। अच्छा, इस अभियान की शुरुआत की, एक्चुअली ये तो अभी खबरों में इस वजह से है, लेकिन अभियान की शुरुआत की हम बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उद्देश्य या फिर हरित आवरण को बढ़ाने तथा जल संरक्षण
संरक्षण करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर 2019 में, ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, इस अभियान के तहत बिहार सरकार द्वारा कई सार्वजनिक जल संरचनाओं का निर्माण सतत मरम्मत भी किया गया, साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता लाने का प्रयास भी किया गया। चूंकि इसी चीज़ों को लेकर अभी खास करके इसकी जो अवधि है, ये अवधि में विस्तार करते हुए 2029-30 वित्तीय वर्ष तक किया गया है। मतलब जो लक्ष्य निर्धारित है इसे बढ़ाया गया है दायरा को। एक चीज समझिएगा, चूंकि यहाँ पर बात हो रही है जल जीवन हरियाली अभियान की, तो जल जीवन हरियाली अगर हम बात करें, दरअसल 110वां बिहार दिवस जो मनाया गया था 2022 में, इसका निर्धारित थीम यानी कि जो विषय था ये जल जीवन हरियाली ही था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम था जल जीवन हरियाली। आइए इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं ताकि कई लोगों को जो कन्फ्यूजन होती है वो कन्फ्यूजन आपको ना हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिहार दिवस की अगर हम बात करें तो 2022 में जो 110वां बिहार दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था? जल जीवन हरियाली। फिर अगर हम बात करें 2023 में जो 111वां बिहार दिवस मनाया गया, उसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अच्छा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति की हम बात करें तो ये कहाँ से लिया गया था, आप यहाँ पर देख लीजिए। जो बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना है, जो एक्चुअली अभी इस समय इसका फेज 2 चल रहा है, यहाँ पर 1 नंबर पर आपको दिखेगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये यहीं से लिया गया था। ये चीज़ें आई होप यहाँ पर आपका क्लियर है। आइए यहाँ पर इसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 2024 में जो 112वां बिहार दिवस मनाया गया, यहाँ पर हमें कोई भी थीम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि 2024 में कोई भी राजकीय स्तर का समारोह आयोजित नहीं हुआ था, जिस वजह से थीम निर्धारित नहीं किया गया। एग्जाम में अगर प्रश्न बनता है कि 2024 में 112वें बिहार दिवस का थीम क्या था, तो आंख मूंद के आंसर कीजिएगा, कोई नहीं। आपको कोई ना कोई विकल्प इस तरह का जरूर दिखेगा, तो वही आंसर करना है। फिर 25 महीने की इस साल 113वां बिहार दिवस जो मनाया गया है, इसका थीम है उन्नत बिहार, विकसित बिहार। तो ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, एक बात और, बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया था? 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर अपना बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में भारत के 12वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। वो चीजें यहां पर हमने लिख दिया है। 2025 में 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। शुरुआत एक्चुअली 2010 में हुई थी बिहार दिवस को मनाने की। तो इतनी बातें यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छा, 2012 में बिहार का शताब्दी स्थापना दिवस मनाया गया है। ये तमाम चीजें ध्यान रखें। 7 निश्चय पार्ट 1 की बात करें, एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी फेज 1 2015 में, 2020 तक चली, और ये सारी चीजें इसमें निहित हैं। फिर फेज 2 की शुरुआत हुई है 2020 में, इस साल के अंत तक ये संचालित होंगी। हालांकि यहाँ पर ये चीजें हमने पूरी अच्छी तरीके से रख दिया है, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री निम्न में से कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया? ये एक प्रकार से पत्रिका है जिसमें खास करके, अच्छा इसकी चर्चा हम करेंगे। फिलहाल इसका आंसर जो है कि भूमि सुधार मंत्री या फिर बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा भी हाल ही में इसका लोकार्पण किया गया? किसका? तो एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि संजय श्रावगी। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है? संजय श्रावगी। एक्चुअली इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 7 मई 2025 को गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का इन्होंने लोकार्पण किया है। अब समझिए कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब ये जो पुस्तिका अभी लॉन्च की गई है इसमें है क्या, इसकी विषय वस्तु क्या है। यहाँ पर ये नाम से भी आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। दरअसल बिहार के सभी नदी, आर्द्र भूमि, तालाब सहित अन्य जल निकायों के बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। सरकार ने ये पूरा प्रयास किया है कि ग्राम पंचायत स्तर तक के जो भी जल निकाय हैं, जो भी जल स्रोत हैं, जहां जहां पर भी है, पूरा का पूरा विस्तृत वर्णन इसमें दिया जाए। तो ये एक प्रयास है। आई थिंक ये पहली बार किया गया है इस तरह का प्रयास। तो इसका नाम क्या है ये ध्यान रखिए, गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार। ये ध्यान रखिए। अब एक चीज, चूंकि यहां पर हमने एक शब्द प्रयोग किया है आर्द्र भूमि, आइए इसको लेकर हम कुछ चीज़ों को बिहार के दृष्टिकोण से देखते हैं। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में कुछ चीज़ें यहाँ पर रामसर स्थल को लेकर, आर्द्र भूमियों को लेकर बहुत ज़्यादा खबरों में आई है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से जब चीज़ों को आप चेन बना के याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर एकदम एग्जाम में सफलता मिलेगी। कम से कम करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन है, जो पोर्सन है करेंट अफेयर्स का, वो एकदम आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। समझ सकते हैं कि बीपीएससी जैसे एग्जाम में 35 से अधिक प्रश्न करेंट अफेयर्स के होते हैं प्रीलिम्स में, तो कितना बड़ा एक पोर्शन है
और यहाँ अगर तैयारी बेहतर होगी तो निश्चित तौर पर सफलता आपकी कदम चूमेगी। एकदम भरोसा रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, निश्चित तौर पर वो चीज़ें हम आपको बेहतर क्वालिटी का देने वाले हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार की 2 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया था। कब? तो 5 जून 2024 को। बिहार के कितने स्थलों को? तो बिहार के 2 स्थलों को। अब देखिएगा, और ये दोनों स्थल कहाँ पर है, किस जिले में है? तो बिहार के जमुई में है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। और आपको ध्यान रखना है, हालांकि इसके अतिरिक्त बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील अब तक बिहार का पहला वो एकमात्र रामसर साइट था जो नवंबर 2020 को, मतलब इस वर्ष, मतलब नवंबर 2020 में इस मतलब वर्ष की बात करें हम, तो यहाँ पर इसे मान्यता मिली थी। लेकिन अब बिहार में इसकी संख्या जो है रामसर स्थल की, अब ये बढ़कर 3 हो गई है। 2 नया इसमें नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई है वो इसमें शामिल हुआ। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में पूरे भारत में रामसर स्थलों की बात करें तो इसकी संख्या 89 है इस समय। और ये चीज़ ध्यान रखिए, मई 2025 तक की डेटा की बात करें तो 89 रामसर स्थल हैं इस समय भारत में। इतनी बातें फिलहाल ध्यान रखिए, और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप अभी देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि बात हुई है यहाँ पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य की, पक्षी महोत्सव कलरव का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। बिहार में पहली बार इसी नाम से, कलरव नाम से पक्षी महोत्सव 15 से 17 जनवरी 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा किया गया था आयोजन, जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। ये इसका पहला संस्करण था। उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। अच्छा, इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में 17 से 19 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार को लेकर पक्षी महोत्सव की बात कर रहे हैं, और ऐसे में बिहार की राजकीय पक्षी को लेकर हम बात करें, ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार की राजकीय पक्षी क्या है, मतलब नाम क्या है? तो गौरैया है, जो एक्चुअली आप यहाँ पर इन्हें तस्वीर में देख रहे हैं। दरअसल प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस वर्ष जो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है, इसका थीम है और ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर। ये जरूर यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और जानकारी है, आई थिंक हमने कुछ समय पहले आपको दिया था, पढ़ाया हुआ है मैंने, किस मंथ में पढ़ाया ये मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया था कि बिहार सरकार ने गौरैयों के संरक्षण को लेकर, उसका एक प्रकार से डेटाबेस तैयार करने को लेकर दी गौरैया बिहार नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो वो चीजें हमने इसी सीरीज में आपको बताया है। किस मंथ में है वो मुझे देखना पड़ेगा। आप लोग रिवीजन जरूर देते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में बैठना है तो रिवीजन देना पड़ेगा, तभी जाके इतना पढ़ा हुआ, इतना मेहनत किया हुआ आपको याद रहेगा, अन्यथा वो सारी चीजें बेकार चली जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है कि जमालपुर रेल कारखाना बिहार के किस जिले में है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हाल ही में 23 मई 2025 को वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया गया। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि पिछले 17 सालों से यहाँ पर कोई भी रेल मंत्री नहीं आए थे। पिछले 17 साल में ये पहला दौरा है किसी रेल मंत्री का, बतौर रेल मंत्री की यहाँ बात कर रहे हैं। तो अभी हाल ही में 23 मई को यहाँ पर आए। पिछली बार बतौर रेल मंत्री यहाँ का दौरा किए थे लालू प्रसाद यादव। ठीक है, फिलहाल ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा हिडन है, वो हमने बतला दिया। अब यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं। 23 मई 2025 को जो इसका शिलान्यास किया गया, एक्चुअली यहाँ पर जमालपुर रेल कारखाना अगर हम बात करें तो ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना रेल कारखाना की इसे संज्ञा भी दिया गया, ये भी ध्यान रखिए। तो ये कहाँ पर है? एक्चुअली बिहार के मुंगेर में है। आप में से कई सारे लोग मुंगेर से हैं। एक्चुअली हमारी जो बात होती है आप लोगों से कॉल पे, आप लोगों में से बहुत लोग, अधिकतर लोग मुंगेर से हमें देखने को मिलते हैं। आप लोग में जो वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं, आप में से भी कई लोग होंगे जो मुंगेर से होंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आते हैं प्रश्न पे, आंसर पर। देखिए, जमालपुर रेल कारखाना भारत व एशिया का सबसे पहला रेल कारखाना है। यह बिहार के मुंगेर में अवस्थित है। देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में 23 मई 2025 को यहाँ के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने 78 करोड़ की लागत से बनने वाले वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास भी किया। अच्छा, एक चीज समझिएगा, इस खुशी में जो वो रेल मंत्री यहाँ पर आए थे, एकदम ढोल नगाड़े से एकदम स्वागत इनका किया गया था। यहाँ पर इंटरनेट आदि पर आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा। अभी रिसेंटली ये खबर थी 23 मई 2025 की। अच्छा, पिछली बार 17 साल पहले 2008 में कोई रेल मंत्री यहाँ का दौरा किए थे, और वो चीजें यहाँ पर हमने नहीं लिखा, मिस हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा। लालू प्रसाद यादव बतौर रेल मंत्री यहाँ पर आए थे। चलिए अगला पॉइंट है कि जमालपुर रेल कारखाने को
अंग्रेजों द्वारा 8 फरवरी 1862 को स्थापित किया गया था, जिसका अभी हाल ही में 2025 में 163 वर्ष पूरा हुआ है स्थापना का। समझ लीजिए कितना पुराना है ये रेल कारखाना। अच्छा, अगर हम बात करें बिहार को लेकर, खास करके रेलवे के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। जो हमने संभावना व्यक्त किया था हूबहू वही पूछा गया। अभी हम आपको बतलाएंगे क्या संभावना हमने व्यक्त किया था। देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, अगर हम बात करें पूर्व मध्य रेलवे की, तो भारत के 19 रेलवे जोनों में से एक है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार, जो कि वैशाली जिले में यहाँ पर है। और इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, मतलब ये 5 रेल मंडल इसमें शामिल है। ये यहाँ पे ध्यान रखिए कौन कौन सा, सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद। और इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। देखिए यहाँ पर समझिएगा कि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया कि सबके जबान पे है, हाजीपुर में, हाजीपुर में है। एक्चुअली अगर हम आपको बताएं, बिहार में हाजीपुर कोई जिला नहीं है, बिहार में आरा कोई जिला नहीं है, बिहार में सासाराम कोई जिला नहीं है, बिहार में राजगीर कोई जिला नहीं है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर बात हुई, एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था और हमने बोला भी था कि इसी प्रश्न को जैसे आपसे पूछा जाता है, जनरली अब तक पूछते कई बार आया है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, एकदम हाजीपुर बोल देते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ देगा प्रश्न में कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस जिले में है, तो वहां पर हाजीपुर नहीं होगा बल्कि वैशाली हो जाएगा। एक्चुअली एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, कई बार हमने ये चीजें डिस्कस किया था आपके साथ, तो ध्यान रखिएगा एक शब्द से आंसर बदल सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है उसके बारे में। अब यहाँ पर एक्चुअली रेलवे की बात हो रही है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर, जो भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, उसको लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बीच है। कई सारे लोग आपने पहले पढ़े होंगे, मतलब आपको कई सारे लोगों को याद भी होगा, लेकिन समय के साथ जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती है तो हम इसे देखना छोड़ देते हैं और वो दिमाग से उतर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहीं से अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछ लें कि मार्च 2023 में, या फिर एक पहली लोको पायलट, अगर हम बात करें महिला लोको पायलट कौन बने थे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के, तो सुरेखा यादव, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है। ये चीज ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पहली बार ये ट्रेन जो बनकर तैयार हुआ था, आपको ध्यान रखना है, तो 15 फरवरी 2019 को ये वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। अच्छा, इसी प्रकार का एक प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया था बीपीएससी एग्जाम में। वो प्रश्न क्या था कि पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली, देवलाली से लेकर दानापुर तक, दानापुर बिहार तक। ये ऑलरेडी पूछा हुआ प्रश्न है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो ये भारत की एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अच्छा, प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था। एक्चुअली ये 2018 में बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए ट्रेन 18 नाम दिया गया, लेकिन बाद में से संशोधित करते हुए इसे वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया था। यहां पर वो चीजें हमने लिखा है। 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। कहां से कहां तक चले, तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चले थे। चलिए, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये राज्य है अपना बिहार। एक्चुअली खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मतलब उद्घाटन के समय से पहले ये खास करके यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग के प्रदर्शन को लेकर और साथ ही साथ बौद्ध भिक्षुओं की परफॉर्मेंस के लिए मतलब ये सम्मान मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। देखिए, बिहार ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग, साथ ही साथ महाबोधि मंदिर परिसर जो बोधगया में है, 375 बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो सबसे बड़े गायन कटोरे प्रकार से पूरा गायन मतलब शैली की बात करें एक समूह में इसका आयोजन किया गया। यही हमने लिखा है। तो समूह के लिए, गायन कटोरे के समूह के लिए हाल ही में 27 अप्रैल 2025 को 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब हासिल किया। एक्चुअली उसके बाद मतलब जब ये मतलब आयोजित हुई थी दोनों जगह पर, उसके बाद नीतीश कुमार को पटना में ही, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ पर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अभी हम एक्चुअली जो बात कर रहे थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, तो यहाँ पर एक्चुअली पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये जो आयोजित हुई थी खासकर मधुबनी पेंटिंग को लेकर यहाँ पर एक प्रकार से प्रदर्शनी, तो इसी के पहले ये आयोजित हुए थे। अच्छा, वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिख भी दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स को लेकर, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी ये चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें आई होप कि अभी आपको याद हो चुकी है। हम आते हैं अगले प्रश्न पे।
अच्छा, बिहार में उससे पहले यहाँ पर हम वो चीज़ देख लेते हैं कि बिहार में हालिया आयोजित कुछ प्रतियोगिताओं में, जैसे कि 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर शेफक टकरा विश्व कप और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये 3 ऐसी प्रतियोगिता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार के इतिहास में पहली बार आयोजित हुई है। कई बार ये डिस्कस हम आपके बीच कर चुके हैं। इन तीनों प्रतियोगिताओं की शुभंकर को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 8वां एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का शुभंकर क्या था? गुड़िया था, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये बिहार की राजकीय पक्षी गोरैया से प्रेरित था, जो एक्चुअली आप यहाँ पर इसका चोंच देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। शेफक टकरा विश्व कप की बात करें, इसका शुभंकर भीम, जो कि पशु गौर बाइसन से प्रेरित है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, खेलो इंडिया को लेकर ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, ये क्या है शुभंकर, तो यह है गज सिंह। तो इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा और ये सभी प्रश्न जो एक्चुअली अभी मतलब जो पॉइंट आपने देखा, ये सभी को लेकर हम ऑलरेडी विस्तृत तौर पर चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, उससे पहले एक जानकारी आप सबों को दे दूं। अगर विशेष रूप से 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं और आप एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से संचालित करना चाहते हैं, तो इस दिशा में टेस्ट सीरीज आपको इस समय ज्वाइन करना अनिवार्य होगा। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी कि टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए, आप अपना आकलन खुद से कीजिए, मतलब तैयारी का स्तर क्या है ये निर्धारित होता है। और ऐसे में आपको बता दूं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपको बीपीएससी के लिए एक कोर्स मिल जाएगा। हजारों लोग इस कोर्स में हैं। इस कोर्स की विशेषताओं की बात करें तो ये चीज़ें हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से एकदम उच्च क्वालिटी का ये तमाम चीज़ें हैं, जिसके माध्यम से तैयारी बेहतर होगी। इसी में आपका अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है 70, जो कि इसकी संख्या 70 है। कुल 220 टेस्ट है, जिसमें 70 फुल लेंथ है और 150 सेक्शनल है। फिर करंट अफेयर्स का टेस्ट है, बिहार जीके आदि का टेस्ट है। ये चीज़ें अपडेट हो रही है, धीरे धीरे आपको मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 150 सेक्शनल है, इसमें आधा से ज़्यादा अपडेट हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मिल रहा है और ये टेस्ट की विशेषताएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने लिख भी दिया है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर हम इस कोर्स को लेंगे तो करंट अफेयर्स वाला हमें जो मटेरियल है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो भी मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं करंट अफेयर्स का जो पूरा पैकेज है वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए, अभी जाइए, जो लोग परचेज नहीं किए हैं परचेज कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर टेस्ट में भाग लीजिए। ठीक है, ये कूपन कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा। एग्जैक्ट जो इसका जनरल फी है 399 है एक्चुअल में, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा तकरीबन 15 से 17% आसपास। तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिंक बस सेवा का संचालन शुरू करने का फैसला किया है? देखिए, पिंक टॉयलेट आपने सुना होगा। अभी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ये पिंक बस की, ये सेवा शुरू करने की घोषणा जो हुई है, फैसला जो लिया गया है, ये बिहार सरकार द्वारा मई महीने में। ध्यान रखिए, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, अभी तक शायद ये संचालित मतलब होना शुरू भी हो चुका होगा, जो एक्चुअली मीडिया में जो बातें चल रही है उसके आधार पर हम चीज़ों को आपको बतला रहे हैं। तो ये बिहार सरकार की एक प्रकार से निर्णय था। यहाँ पर वही चीज़ हमने लिखा है कि बिहार सरकार द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पिंक बस सेवा का संचालन का फैसला किया गया। अच्छा, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की देखरेख में इसका संचालन पटना में जल्द शुरू होने वाला। आई थिंक हो चुकी होगी अभी तक अगर हम बात करें तो। हालांकि इसके बाद आपको बता दूं कि यह सेवा भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर आदि कई शहरों में सुबह होगी, मतलब शुरू होगी, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक संचालित होगी। हालांकि चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कहाँ कहाँ संचालित होगी। ये ध्यान रखिए, कुछ किराया जो इसका शुल्क जो होगा वो चीज़ें हमने लिखा है, लेकिन इसमें एक विशेष पास भी दिया जाएगा। जैसे खास करके बड़े शहरों में जैसे होता है, एक पास होगा, पास के माध्यम से जो मंथली पास होता है एक्चुअली, उसके माध्यम से सफर आसान हो जाएगी, बार बार टिकट लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट, वर्तमान में शीला कुमारी जो है ये बिहार सरकार में या फिर बिहार कैबिनेट में परिवहन और संचार मंत्री के रूप में कार्यरत है। तो ये चीजें ध्यान रखिए। बिहार खासकर कैबिनेट को लेकर हमने कई बार आपको जानकारी दिया, विशेष रूप से ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिक से पॉइंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, आप फंस जाएंगे कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, आप ढूंढने लगेंगे, आपका समय निकल जाएगा और ऐसे में आपको बहुत नुकसान होगा। गृह मंत्री का जो प्रभार है वो नीतीश कुमार के पास है, जो एक्चुअली बिहार के मुख्यमंत्री हैं। गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी निर्वाचन और वो अन्य सभी विभाग जिसमें कोई मंत्री नहीं है, या फिर वो सभी विभाग जो किन्हीं को आवंटित नहीं हुए हैं, उन सभी का जो जिम्मा है, जो प्रभार है, वो नीतीश कुमार के पास है। इस समय बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार एक सेकंड, विजय कुमार सिन्हा होगा यहाँ पर ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर विजय कुमार सिन्हा होगा। ठीक है,
चौधरी नहीं होगा, सिन्हा होगा। अब यहाँ पर देखिए, गृह मंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, कला एवं संस्कृति मतलब साथ साथ युवा विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा, स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे। अच्छा, यही विजय कुमार सिन्हा एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद स्वास्थ्य और कृषि मंत्री मंगल पांडे, अच्छा ये रिपीट हो गया यहाँ पर। उसके बाद परिवहन मंत्री शीला कुमारी, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता और जल संसाधन मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। तो इतनी बातें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट विभाग है जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले शहीदों के परिवार को कितने रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की गई है? ये राशि है 50 लाख। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, 16 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 69 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 69 एजेंडों पर खास करके मोहर लगी। और यहाँ पर एग्जाम पर्पज से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वहां से हमने 6 पॉइंट आपके बीच रखा। आइए एक एक करके सभी को हम देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शहीद होने वाले राज्य के योद्धाओं को या फिर उसके परिवारों को सम्मान स्वरूप 50 लाख रुपया जो सम्मान राशि है वो देने का फैसला लिया गया है। सरकार का यह मानना है कि शहीदों के परिवारों को भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का बिल्कुल सामना ना करना पड़े। जिन्होंने अपने देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान दिया है वो इस हालत में ना रहे, बिल्कुल नहीं, आर्थिक तंगी का बिल्कुल सामना ना करना पड़े। ये सम्मान राशि इसी चीज़ के लिए दिया गया उन्हें। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जीविका बैंक के गठन को लेकर मंजूरी दिया गया। साथ ही साथ राज्य में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की जो जिम्मेदारी है ग्रामीण स्तर पर ये पंचायत सचिवों को सौंपी गई। फिर उसके बाद राज्य में करीब 1069 नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण को मंजूरी मिली। और एक इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखिए कि राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बौद्ध गया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए 165 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। तो ये चीजें यहाँ पर खास करके जो 69 प्रस्तावों की मंजूरी मतलब दी गई है, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है वो यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर चूंकि ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक प्रकार से सैन्य कार्यवाही था पाकिस्तान के ऊपर भारत सरकार के द्वारा। और ऐसे में यहाँ पर एक चीज़ हमने लिखा है कि भारत अब तक कुल मिला के 11 बार पाकिस्तान के खिलाफ छोटे बड़े सैन्य जो कार्यवाही है वो किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी सूची यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 में हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, फिर 2025 में हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये चीज़ें खास करके सैन्य कार्रवाई की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी ये 2025 में ऑपरेशन सिंदूर चर्चे में रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, या फिर कोई भी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है? इनका नाम क्या है? नाम है विनोद कुमार गुंजियाल, यानी कि विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव जो 2025 में इस साल होना है, इसी के मद्देनजर भारतीय चुनाव आयोग ने, आपको ध्यान रखना, IAS अधिकारी विनोद कुमार गुंजियाल को अभी हाल ही में बिहार का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। और वे बिहार कैडर के 2007 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने 1996 बैच के IAS अधिकारी HR श्रीनिवास का स्थान लिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, बात यहाँ पर हो रही है विधानसभा की। विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा से संबंधित तो यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है। दरअसल 21 फरवरी 2024 को जदयू नेता महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद हाल ही में बिहार विधानसभा के नए उपाध्यक्ष बने हैं नरेंद्र यादव, जो कि जदयू से हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपको ध्यान रखना है, नई सरकार के गठन के बाद जब बिहार में नई सरकार बना तो बिहार विधानसभा में नए स्पीकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव चुने गए। ये चीज ध्यान रखें। इनसे पहले इस पद पर कौन थे? तो अवध बिहारी चौधरी थे। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दरअसल आप लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें, ये जनरल जानकारी है, सभी लोग जानते हैं।
लेकिन स्पेशली ये ध्यान रखिएगा 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जबकि 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए यहाँ पर आरक्षित है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है विधानसभा की, तो यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण पॉइंट, हालांकि बहुत बेसिक से हैं लेकिन है इंपॉर्टेंट। देखिए, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है किसी भी राज्य में सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और विधानसभा के जो नेता होते हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, ये ध्यान रखिए। अच्छा, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम होती है 500, न्यूनतम होती है 60। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। जिस प्रकार से संसद में अगर हम बात करें, राज्यसभा उच्च सदन और फिर लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर 2 सदन राज्य विधानमंडल में भी होता है, विधान परिषद और विधानसभा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जीविका बैंक के गठन की मंजूरी दी है? अभी हम डिस्कस कर रहे थे 69 प्रस्ताव पर मोहर लगी है, और यहाँ पर यह भी हमें देखने को मिला था कि जीविका बैंक के गठन को लेकर मंजूरी दिया गया है बिहार कैबिनेट द्वारा। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि बिहार। अब आइए आपको बता दो कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में जीविका बैंक के गठन की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिला समूहों अर्थात खास करके जीविका दीदियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। विशेष रूप से देखें, जीविका की जो शुरुआत हुई थी यह महिला सशक्तिकरण को ही लेकर हुआ था, तो इसी को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए अभी हाल ही में मतलब आर्थिक रूप से और भी मजबूत बनाने की दिशा में ये खास करके पहल किया गया है। अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी गई है। अच्छा, ये एक प्रकार का सरकारी बैंक होगा जिसके द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद की जाएगी, जिसमें अपने व्यवसाय, उद्योग आदि को बढ़ावा दे सके, साथ ही साथ आर्थिक रूप से वो सशक्त हो सके। ये सारी चीजों का प्रावधान इसमें होगा। मतलब इसी पर्पज से ये मतलब शुरू करने को लेकर अभी मंजूरी भी दिया गया है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, बात हो रही है यहाँ पर जीविका की, जो कि इस समय देश का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जो 2007 में एक्चुअली 6-7 में आप बोल सकते हैं, 6-7 जो वित्तीय वर्ष था, मतलब इसी दौरान आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से जीविका की शुरुआत हुई थी बिहार में। और आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण इसका एक मूल उद्देश्य था। इसी को ध्यान रखते हुए ये खास करके शुरू किया गया था, और ये खास करके एक प्रयास ये भी था कि महिलाओं को, खास करके बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में महिला सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर, उनका खास करके उत्थान करने को लेकर, उन्हें सशक्त बनाना एक मतलब मूल उद्देश्य था। वो सारी चीजें तभी हो पाती महिला सशक्तिकरण को लेकर जब वो आर्थिक रूप से सशक्त हो पाते, तो इसीलिए ये खास करके शुरू किया गया था। आपको ध्यान रखना, सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 11 लाख जीविका समूह इस समय हैं, जिसमें 50 लाख से अधिक महिलाएं पूरे बिहार में जुड़ी हुई है। तो ये चीजें समझिएगा, जो खास करके जीविका दीदियां हैं, अब वो यहाँ पर एक अलग तरीके से जीविका बैंक जो खास करके शुरू होने वाली है, इसका बेनिफिट लेने वाले हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कारों का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका वितरण किया गया। बताएं कि इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सभी विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अच्छा, एक जानकारी पहले मैं आप सबको बता दूं। देखिए, पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा होती है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या होती है, यानी कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उससे पहले 25 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। और आपको यह ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में पुरस्कारों का वितरण हुआ, 2 चरणों में पुरस्कारों का वितरण हुआ। हालांकि वो कंप्लीट जानकारी अभी हम देख लेंगे वो तमाम चीजों को लेकर। यहां पर एक चीज समझिएगा, 2025 में 100, यहां पर बात कर रहे हैं हम पद्म पुरस्कारों की, भारत रत्न इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पद्म पुरस्कारों की बात करें तो 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें आपको ध्यान रखना है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल हमारा सत्य है। फिर अगला है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला, ये भी सत्य है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला, ये भी सत्य है। हमारा राइट आंसर होगा उपयुक्त तीनों विकल्प सत्य है। विकल्प नंबर डी फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा। आइए इसको डिटेल में हम समझते हैं। 27 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इस अवार्ड सेरेमनी में बिहार की दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा सहित 68 विभूतियों को पुरस्कार से
सम्मानित किया गया। ये दूसरा संस्करण में, दूसरे फेज में, इससे पहला जो फेज था 28 अप्रैल 2025 को वितरित किया गया था, जहां पर 71 हस्तियों को सम्मानित किया गया था। तो कुल मिला के बात करें, यहां पर 2025 में 139 पद्म पुरस्कारों का वितरण किया जा चुका है, जिनमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री है। अच्छा, इन 139 में से आपको ध्यान रखना 23 महिलाएं भी शामिल रही, साथ ही साथ इसमें 10 ऐसे शख्स शामिल रहे जो एनआरआई, विदेशी या फिर पीआईओ या फिर ओसीआई कैटेगरी के थे। तो ये 10 हस्तियों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के ओवरऑल 139 महान हस्ती को ये सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहार को लेकर ये पद्म पुरस्कारों की पूरी जानकारी, पूरी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दिख रहा है। मतलब कुछ भी बाहर नहीं है, बस इतना में वो तमाम चीज़ों को हमने समेट दिया है। 139 हस्तियों को जो सम्मानित किया गया है, इसमें 7 को पद्म विभूषण से, 19 को पद्म भूषण से और 113 को पद्मश्री से। अब बिहार को मिले इस पद्म पुरस्कारों में ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण की हम बात करें तो यहाँ पर हमने लिखा है कि बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत ये कला कैटेगरी के लिए, यहाँ पर बाकायदा ये भी आपको ध्यान रखना है किस लिए, मतलब किस कैटेगरी में सम्मान मिला, तो कला में। और आपको ध्यान रखना ये हुलास सुपौल की मूल रूप से रहने वाली है। जबकि वहीं पर बात करें हम पद्म भूषण की, तो सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत, जो कि पटना के रहने वाले हैं, दरअसल सार्वजनिक मामलों को लेकर इन्हें सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त हम बात करें पद्मश्री की, तो किशोर कुणाल जो कि मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, सामाजिक सेवा के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। फिर भीम सिंह भवेश जो कि आरा भोजपुर के हैं, निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर के हैं, हेमंत कुमार जो कि भागलपुर के हैं, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जो कि जमुई के हैं। तो इन्हें क्रमशः सामाजिक कार्य के लिए, कला के लिए, अच्छा ये सृजनी कला के लिए, ध्यान रखिएगा, निर्मला देवी को सृजनी कला के लिए, फिर हेमंत कुमार को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, फिर उसके बाद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को अन्य अध्यात्मवाद के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यह है, 5 नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, कितना, 5। उसके बाद यहाँ पर एक पद्म भूषण में और फिर पद्म विभूषण में। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना पुरस्कार हुआ बिहार को, 5, 2, 7। इस बार नागरिक पुरस्कारों में बिहार को 7 पुरस्कार मिला है। आप यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण को जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे 2024 को लेकर। 2024 में भी ये जानकारी हमने आपको दिया था। 2024 में 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बिहार को जो पुरस्कार मिला पद्म पुरस्कारों में, यहाँ पर वो सूची आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से ये ध्यान आप लोग रखेंगे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2023 वाला से ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब संभावना यह है कि 2024 और 25 से किसी भी एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त 2024 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था और बिहार को भी एक मिला था, कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक कार्य के लिए। और क्रम की दृष्टिकोण से ये 49वां भारत रत्न था जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था। कर्पूरी ठाकुर को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब तक बिहार की कितनी हस्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 महान हस्ती को। विधान चंद्र रॉय को 1961 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जयप्रकाश नारायण को 1998 में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में, फिर कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में 2024 में। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर के बारे में हमने ये आपको बोला है कि इन्हीं के कार्यकाल में 1977 में बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुआ था। ये इनका पहला कार्यकाल था जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखें। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया, अगले 2 वर्ष में ही इस कानून को भंग कर दिया गया। ये चीज़ यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिहार में जन्मे एक ऐसे आदमी हैं, ऐसे शख्स हैं, एक्चुअली बक्सर में एक जगह है चौसा, वहीं पर उनका जन्म हुआ था, डुमराव में। ये एक ऐसे बिहार में जन्मे शख्स हैं जो कि भारत के जो 4 नागरिक सम्मान है, जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उनसे सम्मानित हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। बिहार में कहाँ स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा? अच्छा, अभी जो खास करके प्रस्ताव पर मोहर लगी 69 प्रस्तावों पर, वहां पर हमने चीज़ों को देखा। राइट आंसर क्या होगा? बोध गया। बोध गया जो है ये बिहार के गया जिले के अंतर्गत एक स्थल है, यहीं पर इसका निर्माण होना है। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए, हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के बोधगया में स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत या फिर 2.0 के तहत बौद्ध ध्यान केंद्र व अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए अभी हाल ही में
देखिए यहाँ पर कुल लागत की बात करें तो 165 करोड़ 44,30,000 रुपये खास करके ये इसकी लागत है और आवंटित भी किया जा चुका है, जिसका वहन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा या फिर जा रहा है। अच्छा, इस पहल का उद्देश्य बोध गया में वैश्विक स्तर का जो आध्यात्मिक अनुभव स्थल है इसका निर्माण करना, साथ साथ एक प्रकार से पर्यटन की जो दृष्टिकोण है मतलब उसको ध्यान रखते हुए पर्यटन को भी बढ़ावा देना एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर ये सारी चीजें संचालित हो रही है। दरअसल बोध गया की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण व पवित्र स्थल है बोध गया। दरअसल अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोध गया की बात हुई है तो भगवान बुद्ध के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर, देखिए वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन या फिर बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, इसको हमने ब्रैकेट में गया जी क्यों लिखा है, बोध गया एक्चुअली गया जी में एक स्थल है। अब ये हम इसलिए आपको बोल रहे हैं, वो चीज़ें मैं अभी आपको बतला दूँ। देखिए अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हमने आपको बताया था कि गया का जो नाम है वो बदल कर अब गया जी कर दिया है, तो बोध गया अब गया जी के अंतर्गत हुआ ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो इस यहाँ पर बोध गया खास करके गया जी बिहार में निरंजना नदी के किनारे, जिसे अब फल्गु नदी भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना, सिद्धार्थ गौतम को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। अच्छा, पीपल वृक्ष को ही बौद्धि वृक्ष कहा जाता है। आपको बता दूं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, जैसे कि बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। और ये पॉइंट एग्जाम में पूछा हुआ है। ये घटना जो मतलब प्रथम जो उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था अपने 5 खास करके मित्रों को, दोस्तों को, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अच्छा, महात्मा बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में शाक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती, जो कि मूलतः खास करके बुद्ध धर्म और संघ को इंगित करता है, मतलब इसे ही कहा जाता है ये त्रिरत्न। तो ये चीजें आई होप यहाँ पर क्लियर है। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म में खास करके बौद्ध संगतियां है, जो सम्मेलन है वो विशेष रूप से एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो खास करके हमें कई स्रोतों में हालांकि 5 सम्मेलन को लेकर चर्चा मिलती है, लेकिन कई जगहों पर 4 को लेकर। आप ध्यान रखें, प्रथम बौद्ध संगति अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, फिर द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में। यहाँ पर हमने ईस्वी भी लिखा कब हुआ था, और इसके अतिरिक्त तृतीय बौद्ध संगति जो था ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ये ऐसा बौद्ध संगति था जहां पर अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त इसमें उपाध्यक्ष के पद का भी सृजन किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि मतलब जो खास करके आयोजित हुआ, मतलब जिस राजा के शासनकाल में मतलब अध्यक्षता उस सम्मेलन की किनके द्वारा किया गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ बेसिक से पॉइंट है जन्म स्थान को लेकर, या फिर खास करके वो तमाम जो घटनाएं बौद्ध धर्म में घटित होती हुई है एक्चुअली में, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, वहीं से ये सारे पॉइंट निकल कर आते हैं, ध्यान आप लोग रखिएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध को खास करके प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि बिहार सरकार ने बाढ़ की समस्या से निदान पाने के लिए या फिर निदान के लिए हाल ही में किस नदी का सर्वे कराने का घोषणा किया है। इस नदी का नाम है गंडक नदी। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में गंडक नदी का विस्तृत सर्वे करने की घोषणा की है। इसके तहत नेपाल की सीमा जो खासकर के वाल्मीकि नगर से लेकर गंडक नदी के जो गंडक नदी के गंगा नदी में मिलने के स्थल तक, जो सोनपुर के निकट तक, यहाँ पर इसका व्यापक सर्वे होगा। एक्चुअली खास करके जो गंडक नदी जो बिहार में एक्चुअली अगर हम बात करें तो वाल्मीकि नगर से लेकर सोनपुर तक का इसका विस्तृत एक प्रकार से सर्वे किया जाएगा। यही एक्चुअली यहाँ पर लिखा गया है, जिसकी जो कुल लंबाई होगी ये 225 किलोमीटर होगी। इस दौरान नदी का प्रवाह, नदी की मौजूदा स्थिति, तटबंध आदि सबका सर्वे किया जाएगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल अभी हाल ही में कुछ वर्षों में यहाँ पर खास करके बाढ़ जो आए थे, बहुत तबाही मचाई है, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। हालांकि ये पहली बार नहीं होगा जब बिहार सरकार इस तरह का सर्वे करेगा। इससे पहले 2020 में भी इस प्रकार का सर्वे किया जा चुका है, ये ध्यान रखिए। दरअसल पिछले साल आए विनाशकारी बाढ़ के कारण सरकार ने यह फैसला लिया है, जो पिछले 21 साल के बाद जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई थी। यही कारण से ये अभी हाल ही में सरकार ने फैसला लिया है। तो ये
सर्वे जब पूरा हो जाएगा तो विभाग द्वारा तटबंध को दुरुस्त करने के साथ साथ अन्य प्रकार की योजनाओं को भी यहाँ पर खास करके मतलब योजनाओं को लेकर तैयारी की जाएगी ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं देखना पड़े। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर नुकसान की बात हो रही है तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। अच्छा, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, आपको आंसर में हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है। लगभग सभी लोग आप में से जानते होंगे, जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली हम यहाँ पर बात अगर करें, दरअसल यहाँ पर बात हो रही है बिहार की नदियों को लेकर। आप ये नदी बेसिन देख रहे हैं, यहाँ पर जो गंडक नदी की हम बात कर रहे थे, एक्चुअली यहाँ पर पश्चिमी चंपारण जो बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, यहीं से ये इंटर करता है और ये गंगा नदी में आकर यहाँ पर सोनपुर के आसपास आके मिल जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिहार को लेकर कुछ बेसिक सी जानकारी है संबंधित तथ्यों में, ये चीज़ें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अभी नए राज्यपाल बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, 42वें राज्यपाल हैं बिहार के। ये चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं यहाँ पर हम अगले 14 नंबर प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न है। देखिए, अभी हाल ही में बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को इसमें शामिल किया गया है। अब ये 2 रेलवे स्टेशन एक्चुअली है कौन कौन सा, वो यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है 2 रेलवे स्टेशन को खास करके इसमें शामिल किया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन में। ये थावे जंक्शन जो गोपालगंज में है और दूसरा पीरपैंती स्टेशन जो भागलपुर में है। अच्छा, यहाँ पर वो चीज़ें हमने डिस्कस किया है जो खास करके मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अलग तरीके से मतलब ये संचालित हुई है, वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा, कितनी लागत आई है, क्या चीज़ों का निर्मित यहाँ पर मतलब नया तरीके से हुआ है, वो चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के अतिरिक्त, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि 2 जगह मतलब 2 स्टेशन को या फिर 2 जगहों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के यहाँ पर 18 जिलों के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। कहाँ से, तो बीकानेर राजस्थान में दरअसल आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन यहाँ पर किया था। तो ये चीज़ें विशेष रूप से खास करके अभी हाल ही में 22 मई को लेकर जो चीज़ें सामने आई है वो ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर हुई है थावे जंक्शन की। यहाँ से ऑलरेडी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, हमने आपको बताया था जो थावे महोत्सव जो कि दरअसल गोपालगंज में आयोजित होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया कि 12वां थावे महोत्सव 2025 का जो आयोजन है ये 7 से लेकर 8 अप्रैल 2025 को गोपालगंज के थावे मंदिर में किया गया। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था वो 11वां संस्करण था और था बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे चीज़ें एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट होते हैं और वो चीज़ें हमने बाकायदा आपको पढ़ाया है। कोई भी आपका इधर से उधर नहीं होगा, हो सकता है ऐसा बहुत कम संभावना है, कोई चीज़ों पर अगर हमारी नज़र ना पड़े हो सकता है वो चीज़ें एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो वो अलग बात है। हमारा प्रयास रहता है कि हम वो सभी खबरों को यहाँ पर सम्मिलित करें। हालांकि वीडियो में आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न कम देखने को मिलेगा, मतलब जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की मतलब जो इंपॉर्टेंट हमें ज़्यादा लगे उसी का संग्रह हमने किया है। इसके अतिरिक्त भी और भी कई सारे प्रश्न हैं बिहार से रिलेटेड, वो चीज़ें PDF में आपको मिलेगी। PDF जरूर डाउनलोड कीजिएगा और रिविजन देते रहिएगा, आप लोग पढ़िएगा उसे जरूर। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस जिले में बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। तो कहाँ पर हुआ है, तो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि पटना में। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो खास करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें शामिल कर ही दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में नए मल्टी मॉडल हब और सबवे का निर्माण किया गया है। 17 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन हुआ। यह बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे है जो पटना जंक्शन को GPO गोलंबर से जोड़ता है। ये बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है। निर्माण लागत इतने रुपये है और इससे इस सबवे की जो लंबाई है 440 मीटर है, जिसमें 4 एक्सीलेटर और 4 ट्रेवलर लगाए गए हैं। अच्छा, आप में से कई लोग यहाँ पर जा भी चुके होंगे, मैं तो नहीं गया हूँ, आप लोग बताइएगा। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त GPO गोलंबर के नज़दीक मल्टी मॉडल हब का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पर लागत लिखा गया और आपको ध्यान रखना है, दरअसल बस, ऑटो और निजी वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर जो दरअसल आपको हम बात करें, जो यातायात है इसको सुधारने की दिशा में, जो ट्रैफिक जो ज़्यादा हो जाती है इसी को लेकर ये यहाँ पर मतलब खास करके यहाँ पर उद्घाटन किया गया, बनाया गया है। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए बीसीसीआई ने हाल ही में, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की है। बताएं कि इसमें बिहार के कितने खिलाड़ी शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बिहार के अगर खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें बिहार के 5 खिलाड़ी शामिल हैं। विकल्प नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा 5 नहीं बल्कि 4 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। 5 नहीं होगा, 4 होगा। विकल्प नंबर बी, 4 खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। चलिए वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो आकाशदीप हैं, मुकेश कुमार है, आकाशदीप जो कि रहने वाले हैं रोहतास के, मुकेश कुमार गोपालगंज के, ईशान किशन पटना और वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के। वैभव सूर्यवंशी का चयन हुआ है अंडर 19 टीम के लिए। बाकी यहाँ पर आकाशदीप, मुकेश कुमार और ईशान किशन को लेकर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों को लेकर एक चीज़ जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार की क्रमशः रोहतास और उसके बाद गोपालगंज और पटना के तीनों जरूर रहने वाले हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने आकाशदीप की बात करें तो ये बंगाल क्रिकेट से खेलते थे, और उसके बाद मुकेश कुमार की बात करें तो मुकेश कुमार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बंगाल क्रिकेट से, जबकि ईशान किशन की बात करें तो ये बिहार से नहीं झारखंड से खेला करते थे। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ठीक है। बिहार में उस तरह की खास करके क्रिकेट को लेकर उस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें मौजूद नहीं थी, तो इन्होंने अपने कैरियर को ध्यान देखते हुए एक अच्छा पहल करते हुए अपने मतलब खास करके बंगाल क्रिकेट जो बोर्ड है मतलब और झारखंड जो है मतलब काफ़ी आगे है। धोनी भी जो मतलब क्रिकेट दुनिया में इतना नाम कमाए वो झारखंड क्रिकेट बोर्ड के ही बदौलत, तो समझिएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 4 खिलाड़ी इसमें खास करके शामिल हुए हैं, मतलब टीम का जो खास करके घोषणा हुआ है उसके लिए, जो इंग्लैंड दौरा है उसके लिए। अब इसमें वैभव सूर्यवंशी को लेकर ध्यान रखना है कि महज 13 साल इनकी उम्र है, 13 नहीं बल्कि 14 साल इनकी उम्र है, लगभग 14 ही हो गया है, और ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अंडर 19 में इसका मतलब चयन हुआ है। अभी आईपीएल में अगर हम देखें तो आईपीएल के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट 100 इन्होंने, मतलब दूसरा सबसे फास्टेस्ट क्रिस गेल के बाद इन्होंने लगाया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में निम्न में से कौन सा देश है, कौन सा राज्य देश में अव्वल है। खास करके मुलाकातियों यानी कि जो मिलने के लिए आते हैं कैदियों से, जो उनके परिजन होते हैं, वो एक्चुअली बात हो रही है। तो इस मामले में अगर हम देखें डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में अपना बिहार इसमें अव्वल रहा है। विकल्प नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। वो चीज़ यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि हालिया जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जेलों में मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में बिहार देश में अव्वल है। और यहाँ पर वो रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर 24 से 25 के दौरान यहाँ पर बिहार में 59 जेलों में बंद कैदियों से करीब 7.21 लाख लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें 99.99 मुलाकातियों का पहले से ऑनलाइन एंट्री के बाद जेल परिसर में एंट्री दी गई है। यानी कि डिजिटल तरीके से एक प्रकार से देखें, पहले ऑनलाइन एंट्री हुई, परमिशन उन्हें मिला, उनके मतलब उसके बाद वो यहाँ पर अपने परिजन से मिल पाए हैं। और सबसे अधिक मुलाकात पटना के बेऊर जेल में हुई है। अच्छा, इस मामले में खास करके डिजिटल रिकॉर्ड रखने के मामले में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। हालांकि इसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों से मुलाकात के मामले में बिहार जो है ये महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान पर है। बिहार प्रथम, दिल्ली द्वितीय और अपना बिहार तृतीय स्थान पर है, खास करके इस मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदियों से मुलाकात करने के मामले में। चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट है कि वर्तमान में बिहार में लगभग 2,27,000 पुलिसकर्मी हैं। क्योंकि यहाँ पर उसी प्रकार की चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो एक नया आपको जानकारी दे दूँ, आप लोग जानते भी होंगे, हमने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया है। लगभग 2,27,000 पुलिसकर्मी हैं और जिनमें 29,000 महिला पुलिसकर्मी है इस समय। मतलब लगभग जो आधिकारिक डेटा है, टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट आई थी उसी में इसका खुलासा हुआ था। और आपको ध्यान रखना, इस 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ पुलिसकर्मियों की संख्या के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये सबसे अधिक है किसी भी राज्य में। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि सबसे अधिक जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिहार में है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार सरकार नहीं कर रही, बल्कि टाटा ट्रस्ट की नवीनतम रिपोर्ट है उसके आधार पर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में, किन्हें, तो नर्मदेश्वर तिवारी इनका नाम है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। बताएं कि वे किस जिले के मूल निवासी हैं। नर्मदेश्वर तिवारी रहने वाले हैं सिवान के, अतः विकल्प नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
आपको बता दूं यहाँ पर एक्चुअली आप इन्हें देख भी सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ। अब यहाँ पर देखिए एयर मार्शल नरमशेखर तिवारी हाल ही में 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख क्रम के दृष्टिकोण से 49वें उप प्रमुख के रूप में ये कार्यभार संभाले हैं और उन्होंने एयर मार्शल एसपी धारकर का स्थान लिया, जो कि 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। उनके स्थान पर नए प्रमुख के रूप में, नए उप प्रमुख के रूप में ये अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। दरअसल अगर हम बात करें नर्मदेश्वर तिवारी की, तो सिवान जिले के सिकलपुर गांव के ये मूल निवासी हैं। अच्छा, उनकी सेवा के लिए 2025 में परम विशिष्ट पदक, 2022 में अति विशिष्ट पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 2008 में भारतीय वायुसेना पदक से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर हम बात करें सेना की इस समय प्रमुखों के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, थल सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी, और वायुसेना प्रमुख कौन है, यानी एयर मार्शल है अमरप्रीत सिंह, और फिर नौसेना प्रमुख यानी कि एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी। तीनों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं। जबकि सीडीएस की बात करें, जो इस समय अनिल चौहान है, ये भारत के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले थे विपिन रावत, जो 2021 में एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे। उस विमान का नाम था MI-17V5, जो तमिलनाडु में नीलगिरी जिले में कुन्नूर नामक स्थान पर खास करके ये दुर्घटना हुआ था। उनकी पत्नी समेत कुल 14 लोग उसमें मारे गए थे। उस विमान का नाम था, जो भारतीय वायुसेना का है विमान था, MI-17V5। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपने अभी देखा होगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था कुल मिला के भारत के 244 जिलों में, जो आधिकारिक डेटा है। ठीक है, अब बिहार में हो सकता है मैं यहाँ पर शायद गलत भी हूँ, लेकिन जो हमने देखा, जो मैंने पढ़ा और वही चीज़ यहाँ पर आपके बीच हमने रखा है, जो हमारी रिसर्च कहती है 244 जिलों को लेकर ही बातें कही गई थी। 244 जिलों में ये आयोजित हुआ था, लेकिन बिहार को लेकर हम बात करें तो बिहार के 6 जिलों में ये मॉक ड्रिल किया गया। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं वो चीज़ें अभी हम देखेंगे, और ये मॉक ड्रिल होता क्या है वो चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। देखिए, दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है पहलगाम हमले से। पहलगाम में जो 26 निर्दोषों की हत्या हुई थी, 26 निर्दोषों की हत्या के बाद एक्चुअली आप इस तस्वीर को कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, जब तक शरीर में जान है। ये तस्वीर को कभी भी आप देखेंगे तो ये तस्वीर आपको जरूर याद आएगा, और यही तस्वीर का अंजाम रहा ऑपरेशन सिंदूर, जिसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। देखिए, पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या के पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। दरअसल इस दौरान भारत सरकार के द्वारा कई सख्त कदम उठाए गए और हर संभावित खतरे के चुनौतियों से निपटने की चौकसी बरती जा रही है। और इसी क्रम में दरअसल उस समय जब ये चीज़ें हमने आपको बतलाया था, ये चीज़ आपको डिस्कस किया था हमने, तो यहाँ पर 244 जिलों में 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल होना था 7 मई को, खास करके 244 जिले में, बिहार में 6 जिलों में, जिनमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पटना और बेगूसराय। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 7 मई को मॉक ड्रिल होना था शाम को, लेकिन 6 और 7 मई की जो रात थी उसी बीच उसी दौरान ये ऑपरेशन सिंदूर संचालित हो गया। ठीक है, सब पाकिस्तानी ये सोच रहे होंगे कि मॉक ड्रिल के बाद ही भारत कुछ फैसला लेगा। भारत सरकार की ये नीति रही हमेशा से, उतना भी नहीं करना, पाकिस्तान की तरफ विचलित नहीं होना, हर चीज़ एकदम सिस्टम से, लेकिन सबको चौंका दिया। और ये एक प्रकार से मॉक ड्रिल ही था, एक समझिए। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये 6 और 7 मई को संचालित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई चीज़ें हमने आपको बतलाया है। फिलहाल यहाँ पर उसकी चर्चा हम करते हैं आगे। देखिए, 54 साल पहले यानी 1971 में ऐसे ही मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ था, जो कि अभी हम बात कर रहे हैं 244 जिलों में जो हुआ। अब ये मॉक ड्रिल होता क्या है? दरअसल यह आपदा या फिर आने वाले जो हमले होते हैं उसकी स्थिति में किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है, इसका पूर्वाभ्यास किया जाता है एक प्रकार से। और इसके अतिरिक्त हवाई हमले की चेतावनी देने वाले जो सायरन होते हैं उसकी टेस्टिंग किया जाता है। सुरक्षा की जो घंटी होता है वो बजाया जाता है ताकि सभी लोग सुरक्षित हो जाए, उसकी टेस्टिंग होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, स्कूल, कॉलेज और आम जो नागरिक होते हैं, इसको हवाई हमलों की स्थिति में आत्मरक्षा करके उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रशिक्षण इसके तहत दिया जाता है। और जो बड़े बड़े संस्थान हैं,
तो यहाँ पर वो संस्थान या प्रतिष्ठान जो है उसको सुरक्षित करना एक प्रकार से इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें रिहर्सल एक प्रकार से खास करके आप बोल सकते हैं, इसका पूर्वाभ्यास एक प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मॉक ड्रिल के अंतर्गत आती है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। आई होप कि ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को हाल ही में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है? देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है अपना बिहार, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने लिखा है कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने हाल ही में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना पटना स्थित विभाग के नियोजन भवन को भारत सरकार ने 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। दरअसल यह रेटिंग मोर स्टार से मोर सेविंग मानकों के आधार पर दी गई, जो कि देश के समग्र जलवायु क्षेत्र में ऊर्जा कुशल भवनों को दी जाती है। और अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो बिहार को दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग जिसकी एक्चुअली हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको ये सम्मान मिला है, तो मंत्री कौन है? संतोष कुमार सिंह है। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। मंत्रिमंडल को लेकर जानकारी हम कई बार आपको दे चुके हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। ये यहाँ पर मिस टाइपिंग है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम बोले थे, यहाँ पर चौधरी नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा सिंह। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर एक जानकारी और है, चूंकि बात यहाँ पर हो रही है ऊर्जा की। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि वर्तमान में बिहार में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है इस समय वो कोयला ही है, काफ़ी लंबे समय तक। जिसके बाद आपको ध्यान रखना जल विद्युत और अक्षय ऊर्जा स्रोत आते हैं। लेकिन बिहार में जो कोयला का मुख्य स्रोत है, सॉरी कोयला नहीं बल्कि ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कोयला ही है। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन बिहार में बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण विकल्प इस समय है। कोयला आधारित जो संयंत्र है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसी दृष्टिकोण में यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, बिहार का पहला थर्मल पावर स्टेशन जो है बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है, जो 1962 में रशिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये बेगूसराय जिले में स्थापित है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। एक जानकारी और, चूंकि यहाँ पर कोयला की बात हो रही है, तो जनरली जो कोयला होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट, फिर आता है बिटुमिनस, फिर आता है लिग्नाइट और आता है पीट। तो सबसे घटिया क्वालिटी का जो कोयला है वो पीट होता है। अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, मंत्रिमंडल को एक्चुअली लेकर बात हो रही थी, बिहार के संदर्भ में ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन बात करें यहाँ पर हम कैबिनेट मंत्री की, यानी कि अगर हम बात करें मोदी कार्यकाल के, मतलब जो तीसरा कार्यकाल अभी हाल ही में उनका शुरू हुआ है, तो बिहार से कितनी संसद को मंत्री बनाए गए, तो यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है। देखिए कुल मिला के 8 संसद को मंत्री बनाया गया बिहार से, जिनमें कि 4 राज्य मंत्री हैं। यहाँ पर वो चीज़ आपको दिख रहा है, ये 4 राज्य मंत्री हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये चारों जो है कैबिनेट मंत्री हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह। उसी प्रकार से केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो चिराग पासवान। और उसी प्रकार से एमएसएमई मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी। और उसके बाद पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन सिंह। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए की परियोजना को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए हो जाएगा। 4415 करोड़ रुपए की इस समय अभी हाल ही में मंजूरी दिया गया है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, ये मंजूरी बिहार सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को लेकर दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जिसमें 30% अर्थात इतना रुपया जो है ये बिहार सरकार देगी। बाकी रिमेनिंग 70% जो है वो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया जाएगा और ये चीज़ों को संचालित किया जाएगा। मूल उद्देश्य क्या है? यहाँ पर कुशल सिंचाई प्रणाली का निर्माण करना और बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण यानी कि उसे कम करना और सूखा निवारण को भी एक प्रकार से मतलब इस दिशा में कार्य करना। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसमें संचालित होगी, ये ध्यान रखिए। एक जानकारी और यहाँ पर मैं आपको दे दूँ, कुछ समय पहले 2023 में हमने जानकारी दिया था कि बिहार सरकार ने बाढ़ और सुखाड़ की समस्या से निपटने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में 2023 में आपको ध्यान रखना एक बेफिक्र नाम का ऐप लॉन्च किया था। वो यहाँ पर हमने लिखा भी है, 10 मई 2023 को ये ऐप को लॉन्च किया गया था। बेफिक्र नाम से एक ऐप आया था जो लॉन्च किया गया था।
यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले का 52वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 52वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया भागलपुर का। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 4 मई 1773 को भागलपुर की स्थापना की गई थी। हाल ही में 4 मई 2025 को 252वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब भागलपुर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके बीच है, एक एक करके सभी को देखिएगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भागलपुर बिहार के 9 प्रमंडलों में से सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें केवल 2 जिले हैं, एक तो भागलपुर खुद जिला है और दूसरा इसमें बांका आता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। अच्छा, राजगीर के बाद दूसरा रोपवे बिहार का जो था ये मंदार बांका में बना था, जो कि भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल की प्रमुख विक्रमशिला विश्वविद्यालय यहीं पर अवस्थित थे। और इसके अतिरिक्त अब और जानकारी हम आपको देने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अतिरिक्त पॉइंट में प्राचीन भारत के अंतर्गत जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसी प्रकार से जैन ग्रंथ एक भागवती सूत्र है। ये 2 ग्रंथों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास में या फिर प्राचीन भारत के समय 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। प्राचीन भारत के अंतर्गत ये चीजें आप पढ़ते होंगे। अब इसमें इन 16 में से एक जनपद है या फिर एक महाजनपद है अंग महाजनपद। इन 16 महाजनपद में से एक अंग महाजनपद भी इसमें शामिल है। और हालांकि इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद को सबसे नया यानी कि सबसे बाद वाला वेद कहा जाता है। आधुनिक वेद भी आप बोल सकते हैं, मतलब सबसे बाद में यह आया था। और महाभारत के साक्ष्यों के अनुसार ये आधुनिक बलिया और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। बात कर रहे हैं हम अंग महाजनपद की। यहाँ पर कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अंग देश या फिर अंग प्रदेश बोले तो बात होगी बिहार के क्षेत्र की, अंग महाजनपद बोले तो बात होगी उत्तर प्रदेश की। दोनों अलग अलग है, यहाँ पर हमने खंडन किया है। हालांकि अंग प्रदेश या फिर अंग जनपद ये दोनों अलग अलग स्थान है। देखिए, अंग देश या फिर अंग प्रदेश जो है ये बिहार के भागलपुर या फिर भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अंग जनपद की बात करें तो वो चले जाएगा कहाँ पर, ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश। अंग देश या फिर अंग प्रदेश जो है ये बिहार का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है तत्कालीन, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर है। आते हैं अगले यहाँ पर पॉइंट पे, लेकिन उससे पहले देखिए बिहार को लेकर जो चीज़ हम बात कर रहे थे अभी कि भागलपुर जो प्रमंडल है ये बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें 2 जिले हैं भागलपुर और बांका। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बिहार में 9 प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है और जिले कौन कौन से हैं। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा। वो ट्रिक था पूसा को मुंबा दंपति, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, एक सेकंड, पूसा को मुंबा दंपति, पूर्णिया सारण कोसी, मुंगेर भागलपुर, दरभंगा मगध पटना तिरहुत, पू से पूर्णिया, सा से सारण, को से कोसी, मू से मुंगेर, भा से भागलपुर, दो से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत। इस तरह से आप याद रखिए 9 प्रमंडल है। और इसको भी याद रखने का हमने ट्रिक बताया था। जैसे कि पूर्णिया प्रमंडल को याद रखने का ट्रिक हमने बताया था अकीपुक यानी अररिया किशनगंज पूर्णिया कटिहार। सारण का हमने बताया था सासीगो, सारण सिवान गोपालगंज। उसी प्रकार से कोसी का ससु मधे, भागलपुर का बाभा। इस तरह से मतलब याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मतलब नाम अगर दिमाग में सेट हो गया वो पहली बार थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो बहुत हेल्प करेगा। देखिए ये चीज़ें अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बनने लगे, कंटिन्यू पूछे जाने लगे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मुंगेर जो जिला है वो किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, आप फंस सकते हैं। आपको फिर यहाँ पर बैक आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मुंगेर कहाँ पर है। आप इसमें खोजेंगे मुंगेर, यहाँ पर दिखेगा आपको प्रमंडल दिखेगा मुंगेर। तो इस तरह से तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन में बिहार कौन से स्थान पर है। देखिए इसका राइट जो आंसर है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, इसमें बिहार तीसरे स्थान पर है। चलिए आपको बता दो यहाँ पर वो चीज़ें हमने लिखा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए बिहार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर शीर्ष पर है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है द्वितीय स्थान। दरअसल प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना, जिसके तहत 20 से लेकर 50 लाख रुपए तक ऋण मुहैया कराया जाता है। अच्छा, नवीनतम एक रिपोर्ट है 2024-25 में बिहार में 35,406 आवेदन लोन लेने के लिए आए थे, जिनमें 8,077 आवेदनों को स्वीकृत किया गया। तो ये ध्यान रखिए, मतलब एक प्रकार से जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो युवा बेरोजगार हैं
और ऐसे में उनको ही मतलब स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में उनके खास करके जीवन यापन को लेकर के ये एक प्रकार के पहल शुरुआत हुई थी 2008 में। और ऐसे में खास करके जम्मू कश्मीर इस समय शीर्ष पर है, फिर उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है और इस मामले में बिहार जो है ये तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर चूंकि बात हो रही उद्योग व्यापार आदि की, उद्योग को लेकर खास करके व्यापार आदि को लेकर ही मतलब ये चीज़ें दी जा रही है। तो ऐसे में बिहार के उद्योग मंत्री इस समय कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो नीतीश मिश्रा जी हैं, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे, बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? किस वर्ष तक ये निर्धारित किया गया है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर इसका जो होगा यह हो जाएगा सी, 2028 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, बिहार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार के अनुसार, अभी हाल में चीजें आप लोग जानते भी हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार पुनः से इन्होंने दोहराया है इस चीज को कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने 2028 तक हरित बिहार का सपना पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2028 तक बिहार में 17% वन विस्तार का लक्ष्य है यहाँ पर बिहार सरकार का। दरअसल 2023 की डेटा के आधार पर बात करें, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में देखें तो बिहार का जो वन क्षेत्र है वो 7% से बढ़कर 15.5% हो गया है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है 2028 तक, ये इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, राज्य में 3208.47 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन क्षेत्र है। देखिए, बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, इसमें इतना जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ये संरक्षित वन क्षेत्र है, जो कुल भूमि का 3.44 क्षेत्र है। और इसके बाद यहाँ पर हमारा अगला है कि मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जहां पर वन आवरण इतना है, मतलब 74,414 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% है। वन की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम वन की ही दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, अभी वन जो आवरण है या फिर वन क्षेत्र बिहार में है 15.5%, बढ़ा गया 2028 तक 17% करने, यानी कि 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये प्रश्न को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं। स्वर्ण पदक जीता सेपक टकरा में बिहार ने, ठीक है, कुल 7 पदक बिहार ने अपने नाम किया है, मतलब स्वर्ण पदक की बात करें। ओवरऑल तो 36 पदक जीता है, लेकिन स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल बिहार ने कितना जीता है? तो 7 जीता है, हम चर्चा कर चुके। और उसके बाद अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर था 11, और उसके बाद अगर हम रिमेनिंग अगर देखें ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज कितना था? वो था 18। ये चीज़ें ध्यान रखिए। और पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? चलिए मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, पदक तालिका में बिहार 15वें स्थान पर रहा। चलिए, बच्चे यहाँ पर भी लिखा गया है, वो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। हमने ऑलरेडी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण को लेकर पूरी विस्तृत चर्चा आपको दे दिया है, जितना भी संभव था जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एकदम विस्तृत तौर पे हमने चर्चा किया है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आज के इस वीडियो का प्रश्न कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी पुनः से हम डिस्कस कर चुके थे, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर अभी मुझे नहीं बताना था, हम आपको बतला चुके हैं। अच्छा, चलिए अभी आप मुझे ये बता दीजिए कि बिहार ने खास करके इस पदक तालिका की मतलब जो इसकी मेजबानी की है, मतलब इस खेल की जो मेजबानी की है, इसका शुभंकर क्या है, ये मुझे बताइए। चलिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके अतिरिक्त जो क्लासेस को लेकर हमने आपको जानकारी दिया था, अगर आप बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं और टेस्ट सीरीज आदि लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये कूपन कोड आपके पास है। अगर कोई भी जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।